Hello student, welcome to my channel Chemica Platform. This is your online channel where you learn class 11th and 12th chemistry. साथ ही आप लोग practicals के बारे में भी पढ़ेंगे. I will teach you all important concept of chemistry of class 11th and 12th. Not only that, I will guide you how you will crack IIT, JEE and NEET examination. So first we are going to start with chapter number 1 of class 12 chemistry, that is solid state. Okay, this is solid state chapter 1 क्लास 12 केमिस्ट्री। तो इसमें हम सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड क्या होते हैं, कितने टाइप के सॉलिड होते हैं और उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। ओके, देयर आर 5 स्टेट ऑफ मैटर। दिस इज सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये 5 स्टेट है मैटर की। लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट को हमने लास्ट ईयर पढ़ा था क्लास 11 केमिस्ट्री में। ज्यादातर हमने उसमें गैसियस स्टेट पढ़ा था कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं गैसेस के। तो लिक्विड्स एंड गैसेस वी स्टडीड अबाउट इन क्लास 11। तो लिक्विड एंड गैसेस क्या होते हैं, फ्लूइड्स। व्हाई दे आर नोन एज फ्लूइड्स? बिकॉज दे हैविंग टेंडेंसी टू फ्लो, इनके अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, दैट्स वाई इनको हम फ्लूइड्स भी कहते हैं। अब ये फ्लो क्यों करते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड हैविंग लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस। तो लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस होने की वजह से दे आर फ्री टू मूव इन here and there or in any direction। अगर गैसेस की बात करें तो गैसियस पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव here and there in all direction। तो इसी फ्लो की वजह से, इसी मूवमेंट की वजह से इनको फ्लूइड्स कहा जाता है, क्योंकि पार्टिकल मूव करते हैं, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन फोर्स कम है और दूसरी बात कि स्पेस ज्यादा है, तो ये फ्लो करते हैं, इनको फ्लूइड्स कहा जाता है। लेकिन here we are going to study about सॉलिड इन दिस चैप्टर। हम सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। तो सॉलिड क्या होते हैं, व्हाट आर सॉलिड। ठीक है, तो आज का पहले हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लें कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर टुडे। तो पहली बात हम पढ़ेंगे व्हाट आर सॉलिड। सॉलिड क्या है, किन सब्सटेंस को हम सॉलिड बोलते हैं, व्हाट आर सॉलिड, ये हम पढ़ेंगे कि क्या है सॉलिड। ठीक है ना। सेकेंड वन, व्हाई सॉलिड्स आर रिजिड। सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड क्यों होते हैं, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है सॉलिड की रिजिडिटी। तो व्हाई सॉलिड्स आर रिजिड। थर्ड, व्हाट फैक्टर आर इम्पॉर्टेंट टू बीइंग अ सॉलिड। तो किसी को सॉलिड होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होती है। व्हाई सम मटेरियल एग्जिस्ट एज solid and next thing, characteristic of solid, क्या क्या characteristics हैं solid के। okay, and the last one is classification। ठीक है ना, क्लासीफाई कैसे करेंगे सॉलिड को, ये हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, कि कैसे हमने सॉलिड को क्लासिफाई करना है। ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सॉलिड क्या होते हैं। सॉलिड मतलब ऐसे मटेरियल जिनका साइज, शेप और वॉल्यूम जो है वो फिक्स हो, उनको हम सॉलिड बोलते हैं। जिनका शेप नहीं बदलता है, चाहे हम कितना भी सपोज हम फोर्स उन पे लगाएं या फिर जो नेचर में एक पर्टिकुलर शेप में हमें मिलते हैं, उनको हम सॉलिड कहते हैं। ठीक है ना। तो सॉलिड क्या है, पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर सॉलिड। तो सॉलिड आर द मटेरियल विच हैज फिक्स शेप, साइज एंड वॉल्यूम। ठीक है ना, जिनका शेप, साइज, वॉल्यूम फिक्स होता है उनको हम सॉलिड बोलते हैं। तो व्हाट आर सॉलिड,
which has shape, size and volume fixed, जिनका शेप भी फिक्स है, साइज भी फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है, वो सॉलिड हैं, ठीक है ना। और दूसरा होता है द मटेरियल विच आर रिजिड, जो रिजिड होते हैं, जिनका शेप चेंज नहीं होता है, वैसा ही रहता है, वो सॉलिड हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर कि वाई सॉलिड आर रिजिड, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, वाई सॉलिड आर रिजिड। सॉलिड रिजिड क्यों है, वाई सॉलिड आर रिजिड। तो रिजिड होने के दो कारण हैं, एक तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि बहुत ज्यादा होते हैं, और दूसरा डिस्टेंसेस, ठीक है ना। अगर हम सॉलिड मटेरियल की बात करें तो दिस इज सपोज सॉलिड मटेरियल। सॉलिड मटेरियल में क्या होगा कि पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत ही पास पास में पार्टिकल लगे होते हैं, पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, वेरी क्लोज टू ईच अदर। इस तरह से बिल्कुल पार्टिकल एक दूसरे के पास पास में लगे होंगे, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल आर वेरी लेस। तो पार्टिकल में वेरी लेस इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस, ठीक है ना। पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंसेस है वो बहुत ही कम होंगी, और दूसरा attraction between the particles are very high, attraction between the particles are, attraction between the particles क्या है, बहुत ज्यादा है, very high, ठीक है ना। तो ये दो रीजन है कि जो पार्टिकल सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, बहुत कम इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होने की वजह से और बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है, पार्टिकल डू नॉट लीव देयर प्लेसेस, पार्टिकल अपनी जगह को छोड़ करके नहीं जाते हैं, पार्टिकल डू नॉट लीव देयर प्लेसेस, दे ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। अगर उनको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी मीन पोजीशन मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रहते हुए ही वाइब्रेट करते हैं या ऑसिलेट करते हैं, लेकिन अपनी जगह को छोड़ करके नहीं जाते हैं। इसीलिए जो सॉलिड है उसका शेप, साइज, वॉल्यूम फिक्स होता है, और यही रीजन है रिजिडिटी का। तो रिजिडिटी का क्यों पार्टिकल रिजिड होंगे, बिकॉज the interparticle distance between the solid particles are very less and the force of attractions are very high, so particle do not leave their position, they only oscillate about their mean position and exist as rigid or possess rigidity, ठीक है ना। तो rigidity क्यों होती है, सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है rigidity, क्योंकि पार्टिकल अपनी जगह छोड़ करके नहीं जाते हैं, they exist एज अ सॉलिड, और रिजिडिटी को ये पजेस करते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज अनदर फैक्टर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर कि कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं सॉलिड के, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सॉलिड के, ठीक है ना। तो सॉलिड में जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि वेरी लेस इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है, और अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल जो है वो बहुत ही ज्यादा है। तो ड्यू टू दिस व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि साइज, शेप एंड वॉल्यूम जो है दैट विल बी फिक्स्ड, ठीक है, शेप, साइज एंड वॉल्यूम्स आर फिक्स्ड। सेकेंडली दे पजेस रिजिडिटी, ठीक है, इनके अंदर क्या होगी, रिजिडिटी होगी, सॉलिड्स जो होंगे रिजिड होंगे। एंड थर्ड आर दे आर कंप्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं फोर्स लगा करके। अगर हम चाहें कि वी वांट टू कंप्रेस तो कंप्रेस नहीं होंगे, क्योंकि पहले से ही पार्टिकल आपस में बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो और ज्यादा क्लोज नहीं हो पाएंगे, तो ये कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। However, we have some example of compressibility जहाँ पे हम सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे रबर बैंड है या स्पॉन्ज है, तो वहाँ पे कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे स्पॉन्ज के बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनमें एयर होती है, तो जब हम उसको प्रेस करते हैं तो एयर पार्टिकल ट्रैप्ड आउटसाइड और वो कंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन सारे सॉलिड
बाकी के सॉलिड जो कि ट्रू सॉलिड हैं दैट आर नॉट कंप्रेसिबल इन नेचर। ठीक है ना, तो ये सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक है कि शायद शेप वॉल्यूम फिक्स होगा, रिजिड होंगे सॉलिड सारे, और इनके अंदर क्या हो गया, कंप्रेसिबिलिटी नेग्लेजिबल होगी, ना के बराबर होगी, दे आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसके बाद हम सीखने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कि सॉलिड जो है वो सॉलिड क्यों होते हैं, व्हाई सम मटेरियल एग्जिस्ट एज सॉलिड। ठीक है, व्हाई सम मटेरियल एग्जिस्ट एज सॉलिड। कुछ मटेरियल जो होते हैं वो सॉलिड में क्यों एग्जिस्ट करते हैं, इसका क्या रीजन है। तो इसका रीजन है, दो रीजन है, एक तो थर्मल एनर्जी, ठीक है, थर्मल एनर्जी, और दूसरा इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना, ये दो फैक्टर्स हैं हमारे, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड थर्मल एनर्जी। अगर हम थर्मल एनर्जी की बात करते हैं तो थर्मल एनर्जी का क्या काम होता है, इट ट्राई टू फार अपार्ट द पार्टिकल, ये पार्टिकल को दूर दूर करने की कोशिश करती है, और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनको बांधे रखने का काम करते हैं, जोड़े रखने का काम करते हैं। तो अगर हम सॉलिड की बात करें, ठीक है ना, तो सॉलिड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इट इज वेरी हाई, ठीक है ना, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई, और थर्मल एनर्जी बहुत ही कम होती है, लो होती है। इसीलिए जो मटेरियल सॉलिड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे टेबल है, चेयर है, इनके लिए थर्मल एनर्जी की वैल्यू तो लो होगी और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होंगे, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे दे एग्जिस्ट एज अ सॉलिड। ओके, तो नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, टाइप ऑफ सॉलिड, कितने तरह के सॉलिड होते हैं। तो देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ सॉलिड, दो तरह के सॉलिड हम बेसिकली देखते हैं, ठीक है ना, दैट आर ट्रू सॉलिड और स्यूडो सॉलिड। ठीक है ना, नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, टाइप ऑफ सॉलिड। ठीक है, टाइप ऑफ सॉलिड, कितने तरह के सॉलिड हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ सॉलिड, वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अनदर इज amorphous solid, amorphous solid, there are two type of solid, one is crystalline, another is amorphous। ठीक है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, क्रिस्टलिन को ऑल्सो वी से दीज आर ट्रू सॉलिड। ठीक है ना, ये वास्तविक सॉलिड हैं, ट्रू सॉलिड हैं, ठीक है। और दूसरे आपके आते हैं अमॉर्फस सॉलिड विच आर ऑल्सो नोन एज स्यूडो सॉलिड, स्यूडो सॉलिड। ठीक है ना, दे आर ऑल्सो नोन एज स्यूडो सॉलिड। ये स्यूडो मतलब फॉल्स होते हैं, सच में ये सॉलिड नहीं होते हैं, दे मे बी फॉल्स, ठीक है ना, सॉलिड की तरह लगते हैं बट एग्जैक्टली दे आर नॉट सॉलिड। सो व्हाट आर द पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन ट्रू सॉलिड है और कौन सा हमारा स्यूडो सॉलिड है या अमॉर्फस सॉलिड है। तो वी हैव 5 पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसमें सबसे पहली हम बात करेंगे अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है ना, तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन हम डिस्कस करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल किस तरह से अरेंज होते हैं, अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो यहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है, और अमॉर्फस सॉलिड में देयर इज नो रेगुलर, मतलब इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होता है, इरेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, और हम कहें कि दे शो लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड दे शो शॉर्ट रेंज
ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अब क्या होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर और क्या है शॉर्ट रेंज ऑर्डर, इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। रेगुलर पैटर्न का मतलब होता है कि जितने पूरे एंटायर क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बीच में बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, तो उनका पैटर्न एक सा होगा, मतलब बराबर बॉन्ड एंगल होंगे, बराबर बॉन्ड लेंथ होगी, पार्टिकल की डिस्टेंस जो होगी एक दूसरे से वो बराबर होगी इन एंटायर क्रिस्टल, तो उसको हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी बोलते हैं। मतलब जितना 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है क्रिस्टल की, पूरे के पूरे क्रिस्टल के अंदर एक ही तरह का पैटर्न प्रेजेंट होगा, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्वार्ट्ज की स्ट्रक्चर यहाँ पे देखें, ठीक है ना, क्वार्ट्ज लॉन्ग रेंज ऑर्डर दिखाता है। मतलब लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जितना एंटायर क्रिस्टल होगा उसमें एक ही तरह का पूरा पैटर्न जो है पार्टिकल का प्रेजेंट होगा, तो दैट इज कॉल्ड लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज में जितने भी पार्टिकल हैं सभी में एक ही तरह का लॉन्ग रेंज ऑर्डर हमें मिलता है, मतलब पार्टिकल में एक डेफिनेट पैटर्न आता है। ठीक है ना, तो क्वार्ट्ज में जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उसका बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ जो होगा वो बराबर होगा। ठीक है ना, एक ही तरह का पैटर्न एंटायर क्रिस्टल सिस्टम में हमें मिलेगा, तो उसको हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहेंगे। ठीक है ना, लेकिन इन केस ऑफ अमॉर्फस ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसमें जितने भी पार्टिकल लगे होंगे सब में बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ बॉन्ड डिस्टेंस जो होंगे पार्टिकल डिस्टेंस बराबर होंगे। ठीक है ना, एक ही तरह का पैटर्न हमें पूरे के पूरे एंटायर सिस्टम में मिलेगा, तो दिस इज कॉल्ड लॉन्ग रेंज ऑर्डर। मतलब एक लॉन्ग रेंज तक जितना भी रेंज है, जितना भी डायमेंशंस हैं किसी सॉलिड के, वहां तक पार्टिकल का अरेंजमेंट एक सा होगा, तो दिस इज कॉल्ड लॉन्ग रेंज ऑर्डर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है ना, तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्वार्ट्ज। तो इसी तरह से अगर हमने कहा कि जो ये वाले हैं स्यूडो सॉलिड या अमॉर्फस सॉलिड, इसमें किस तरह का है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज का मतलब होगा कि किसी छोटी से पार्ट तक तो कोई डेफिनेट पैटर्न फॉलो होगा और उसके बाद वो डिस्टर्ब हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि हम एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं क्वार्ट्ज ग्लास का। ठीक है ना, क्वार्ट्ज ग्लास, तो क्वार्ट्ज ग्लास के अंदर किस तरह का पैटर्न होता है, एक छोटे से रेंज तक तो कोई डेफिनेट पैटर्न हम देखेंगे कि फॉलो होगा और उसके बाद वो डिस्टर्ब हो जाएगा, किसी भी तरह का हमें पैटर्न मिल सकता है। ठीक है, इस तरह से एक तो छोटा सा पैटर्न तो हमें पर्टिकुलर मिलेगा और उसके बाद वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इस तरह के पैटर्न को हम शॉर्ट रेंज बोलेंगे। शॉर्ट रेंज का मतलब छोटी सी रेंज तक तो कोई अच्छा पैटर्न हमें मिला और उसके बाद वो डिस्टर्ब हो गया, तो इट इज कॉल्ड शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है ना, तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास। इसी तरह से बहुत सारे क्रिस्टलिन सॉलिड होंगे जिसमें एक डेफिनेट लॉन्ग रेंज पैटर्न मिलेगा या रेगुलर लॉन्ग रेंज पैटर्न मिलेगा, और अमॉर्फस सॉलिड के अंदर हमें एक रेगुलर पैटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, वहां पे हमें किसी भी तरह का पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट हो सकता है बिटवीन द पार्टिकल, तो इस तरह के पैटर्न को हम शॉर्ट रेंज ऑर्डर बोलते हैं। जैसे कि ये क्वार्ट्ज ग्लास का स्ट्रक्चर मैं आपको बना के यहाँ पे दिखा रही हूँ। ठीक है, क्वार्ट्ज ग्लास में शॉर्ट रेंज ऑर्डर प्रेजेंट होगा और क्वार्ट्ज के अंदर लॉन्ग रेंज ऑर्डर जो है वो प्रेजेंट होगा। ओके, सो लेट्स सी द डिफरेंस। ये एक रेगुलर पैटर्न है और ये एक रेगुलर पैटर्न नहीं है, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन जो होगा दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा हम इनको मेल्टिंग पॉइंट के बेस पे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड का बोलें तो वो एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट दिखाते हैं, दे विल शो अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड शो मेल्टिंग पॉइंट इनका जो होगा शार्प होगा। शार्प मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही ये मेल्ट होंगे और इसका मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट फिक्स, क्योंकि इसमें कोई डेफिनेट पैटर्न तो है नहीं, है ना, कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो इसके लिए कोई
डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं आएगा, ये किसी भी टेम्परेचर पे मॉल्टन या सॉफ्ट हो सकते हैं, मॉल्टन और सॉफ्टन एट एनी टेम्परेचर। क्यों? जैसे हम प्लास्टिक का चेयर धूप में रखते हैं तो वो सॉफ्ट होने लगता है क्योंकि उसका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसपे जो उसका पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट होगा वो उसी पे एग्जैक्टली जाकर के मेल्ट होगा। दैट इज द सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन। इसके बाद हम स्टडी करेंगे नंबर थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट इज द एनाइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी। ठीक है, एनाइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी। एनाइसोट्रॉपिक जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, दीज आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। ये क्या है? एनाइसोट्रॉपिक है नेचर में, एनाइसोट्रॉपिक। और अमॉर्फस सॉलिड क्या है? आइसोट्रॉपिक हैं। तो सबसे पहली बात कि एनाइसोट्रॉपी होती क्या है और आइसोट्रॉपी क्या होती है, ठीक है ना। देयर आर सम फिजिकल प्रॉपर्टी, कुछ हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं जैसे कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है, थर्मल एक्सपेंशन है या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है, ठीक है ना। अगर उनकी वैल्यू हर एक डायरेक्शन से सेम हो, ठीक है ना, तब हम कहेंगे कि वो आइसोट्रॉपिक है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल थर्मल एक्सपेंशन और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, अगर ये हर डायरेक्शन से सेम इनकी वैल्यू आती हो तो वो क्या होंगे? आइसोट्रॉपिक, ठीक है ना। अगर इन तीन फिजिकल प्रॉपर्टी या इससे अलावा भी हो सकते हैं, दिस ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन से ये बराबर हो तो हम कहेंगे कि दैट इज आइसोट्रॉपी। या जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉलिड है वो आइसोट्रॉपिक है नेचर में, लेकिन अगर इनकी थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है ना, थर्मल एक्सपेंशन, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज नॉट सेम इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है ना, नॉट सेम इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है ना। अगर इनकी वैल्यू बराबर नहीं होती है सभी डायरेक्शन में तो तब हमारा जो सॉलिड होगा वो क्या होगा? एनाइसोट्रॉपिक। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक है नेचर में और अमॉर्फस सॉलिड जो है वो आइसोट्रॉपिक है नेचर में। अब ये एनाइसोट्रॉपिक क्यों होते हैं? ठीक है, वाई क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनाइसोट्रॉपिक आर इन नेचर, ठीक है, वाई दे आर एनाइसोट्रॉपिक, दैट्स इंपॉर्टेंट टू स्टडी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड में एक सोडियम होगा और दूसरा क्लोराइड आयन होगा, आयनिक सॉलिड है सोडियम क्लोराइड। इस तरह से बड़ा वाला ले लेते हैं हम, बड़े बड़े क्रिस्टल यहाँ पे क्लोराइड के, और बीच में छोटे छोटे ले लेंगे सोडियम के, ठीक है ना, दैट इज क्लोराइड फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस तरह से ये क्लोराइड ले लेते हैं और बीच में सोडियम छोटे वाले ले लेते हैं, सोडियम कैटायन और क्लोराइड एनायन, ठीक है। ये अल्टरनेट लगे रहते हैं इस तरह से, लेकिन बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ बराबर होती है इसमें, ठीक है ना, क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है इसका। तो अगर हम इसमें बात करें किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी की, फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम दिस डायरेक्शन किसके अकॉर्डिंग आएगा? अकॉर्डिंग टू दिस सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम क्रिस्टल। लेकिन अगर इस डायरेक्शन से हम देखते हैं तो दैट इज अकॉर्डिंग टू ओनली दिस सोडियम, यहाँ पे सोडियम ही आ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग रेफ्रेक्टिव इंडेक्स इस डायरेक्शन से अलग आएगा और इस डायरेक्शन से अलग आएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि इस डायरेक्शन से जब हम देखते हैं रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को, तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड सोडियम क्रिस्टल आ रहे आयंस आ रहे हैं और इधर सिर्फ सोडियम ही आ रहे हैं, या फिर ऐसे जाएंगे तो सिर्फ हमारे क्या आएंगे, ऐसे करके जाएंगे तो सिर्फ हमारे क्लोराइड आयन आएंगे। तो अगर रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट है तो क्रिस्टल इज एन आइसोट्रॉपिक
इन नेचर। तो हमारे जो ट्रू सॉलिड होते हैं वो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, लेकिन इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, कोई पैटर्न छोटी सी रेंज तक ही फॉलो होता है, इसीलिए लिक्विड और गैस की तरह ये आइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन जो है हमारा, दैट इज हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, हीट ऑफ फ्यूजन की बात करते हैं अगर हम, तो क्रिस्टलिन सॉलिड हैविंग डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें तो इसके लिए इसकी वैल्यू क्या है, डेफिनेट है, फिक्स है। ठीक है, और इसके लिए नॉट फिक्स, फिक्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं तो हीट ऑफ फ्यूजन इनके लिए रेगुलर होगा, और इनका कोई पैटर्न नहीं है तो इसके लिए हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू रेगुलर नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी, तो क्लीवेज प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं, क्लीवेज का मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी क्रिस्टलीन या अमॉर्फस सॉलिड को किसी शार्प एज टूल से कट करते हैं, जैसे कि नाइफ हो गया, नाइफ से अगर किसी सॉलिड को कट करते हैं जो क्रिस्टलीन है नेचर में, तो आफ्टर कट वी विल गेट टू स्मूथ एंड शाइनी सरफेसेस। जैसे मान लिया ये क्रिस्टलीन सॉलिड है, इसको हमने जब कट किया तो इसमें दो सरफेस में ये शाइनी स्मूथ सरफेस में कट हो जाएगा, शाइनी स्मूथ सरफेस। ठीक है, हमें कैसे सरफेस मिलेंगे, शाइनी और स्मूथ। इसका मतलब हुआ कि इट विल शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, इट विल शो क्लीवेज प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद अगर हम अमॉर्फस की बात करते हैं तो अमॉर्फस हमें क्लीवेज प्रॉपर्टी नहीं दिखाते हैं, क्योंकि अगर हम इसको किसी शार्प एज टूल से कट करते हैं तो वी विल गेट रफ सरफेसेस, हमें रफ सरफेस मिलते हैं यहाँ, रफ सरफेसेस। तो इसका मतलब दे नॉट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, ये क्लीवेज प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं। जैसे प्लास्टिक की चेयर को कट करने पे हमें रफ सरफेसेस मिलेंगे, तो दे डू नॉट शो एनी क्लीवेज प्रॉपर्टी, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड हमें क्लीवेज प्रॉपर्टी दिखाते हैं। लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन जो है दैट इज कूलिंग कर्व। ठीक है, कूलिंग कर्व की बात करें कि किस तरह से कूलिंग कर्व हमारा क्रिस्टलीन सॉलिड दिखाते हैं और किस तरह का अमॉर्फस सॉलिड दिखाते हैं। तो कूलिंग कर्व जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का कूलिंग कर्व होता है, इट इज नॉट रेगुलर। ठीक है, इट इज नॉट रेगुलर। ठीक है, इट इज नॉट रेगुलर। इस तरह से कूलिंग कर्व आएगा, इट इज डिस्टर्ब एंड देन इस तरह से, दैट इज ए बी सी एंड डी। इट इज बिटवीन टाइम एंड टेम्परेचर। ठीक है, इस पॉइंट पे हम लेते हैं टेम्परेचर और इस पॉइंट पे हम ले लेते हैं टाइम। तो टाइम और टेम्परेचर के बीच में जब हम कूलिंग कर्व देखते हैं तो क्या होगा, ये रेगुलर नहीं होगा, ये दो पॉइंट पे डिफरेंट क्या हुआ है, डिस्टर्ब हुआ है। ये दो पॉइंट बी एंड सी क्या दिखाते हैं, सॉलिडिफिकेशन। एक बार तो ये डिस्टर्ब होगा, एक बार तो डिस्टर्ब होगा व्हेन सॉलिडिफिकेशन विल स्टार्ट। एक बार तब डिस्टर्ब होगा बी पॉइंट पे जब सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा, और दूसरी बार कब डिस्टर्ब होगा पॉइंट सी पे जब सॉलिडिफिकेशन खत्म हो जाएगा। तो कूलिंग कर्व जो होगा वो रेगुलर यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन स्यूडो सॉलिड के केस में जो कूलिंग कर्व आएगा या अमॉर्फस सॉलिड के केस में जो कूलिंग कर्व होगा दैट इज रेगुलर। ठीक है, अगर हम टाइम और टेम्परेचर और टाइम में कूलिंग कर्व लेते हैं तो यहाँ पे हमें एक रेगुलर कूलिंग कर्व मिलेगा अमॉर्फस के लिए, लेकिन ये ट्रू सॉलिड के लिए रेगुलर नहीं होगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, जो हम कैसे अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलीन सॉलिड को
डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हमने 5 पॉइंट पढ़े डिफ्रेंशिएशन के। पहला, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। सेकंड, क्लीवेज प्रॉपर्टी, हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और कूलिंग कर्व। और दूसरा, अनाइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी। These are different points we study about. Okay, next thing we are going to discuss here, why glass considered as super cooled liquid. Glass super cooled liquid क्यों है, या फिर why glass considered as pseudo solid. Pseudo solid, आपको मैंने बोला कि ग्लास जो है ये अमॉर्फस सॉलिड है, ट्रू सॉलिड नहीं है। हमें ग्लास सॉलिड लगता है बट एक्चुअली में ग्लास जो है इट इज नॉट ट्रू सॉलिड, इट इज स्यूडो सॉलिड, है ना। हम कोई भी ग्लास की चीज टच करेंगे तो हमें लगेगा कि ये रिजिड है नेचर में, है ना। तो वी थिंक अबाउट कि इट मस्ट बी सॉलिड बट इट इज नॉट ट्रू सॉलिड, इट इज स्यूडो सॉलिड। तो क्यों हम इसको स्यूडो सॉलिड बोलते हैं, इसका क्या रीजन है कि ये स्यूडो सॉलिड है? बिकॉज लाइक लिक्विड इट हैज टेंडेंसी टू फ्लो। लिक्विड की तरह इसके अंदर क्या है, टेंडेंसी टू फ्लो, इसके अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। कैसे पता चलता है कि ग्लास के पार्टिकल जो हैं वो फ्लो करते हैं? अगर हम विंडो पैन्स देखें, बहुत ही ओल्ड हाउसेस के पुराने जो घर होते हैं, अगर उनकी विंडोज देखते हैं तो उनके जो ग्लास पैन होते हैं वो नीचे से तो थिक होते हैं, ठीक है ना। ग्लास पैन ऑफ ओल्ड हाउस विंडोज आर थिकर एट बॉटम, थिकर एट बॉटम और थिन एट, ठीक है ना, एट द टॉप, ठीक है ना। जो बहुत पुराने घर होते हैं उनके जो विंडोज के ग्लास पैन होते हैं तो उनका जो शीशा होता है नीचे से मोटा हो जाता है, क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं ग्लास के वो नीचे आते हैं फ्लो करके, वो धीरे धीरे नीचे को शिफ्ट होते हैं क्योंकि ये फ्लो करते रहते हैं। लेकिन इनके फ्लो करने की टेंडेंसी बहुत ही स्लो होती है, मतलब धीरे धीरे पार्टिकल नीचे को फ्लो करते हैं और हम इतनी स्लो टेंडेंसी को अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें ग्लास लगता तो सॉलिड है बट लाइक लिक्विड इट हैज टेंडेंसी टू फ्लो, ठीक है। एग्जांपल है हमारा कि जो ग्लास पैन ऑफ ओल्ड हाउस विंडोज आर थिकर एट बॉटम एंड थिनर फ्रॉम द टॉप, है ना। जो 400-500 साल पुराने विंडोज होते हैं उनके ग्लास पैन नीचे से मोटे होते जाते हैं क्योंकि ग्लास के पार्टिकल धीरे धीरे फ्लो करते हुए नीचे को आते हैं, ठीक है ना। तो ग्लास हैज टेंडेंसी टू फ्लो येट इट इज वेरी लो, इसीलिए ग्लास को हम सॉलिड नहीं कंसीडर करते, हम इसको बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड एट रूम टेम्परेचर और स्यूडो सॉलिड। ओके, दैट इज द वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहाँ से और आता है, दैट इज कि जो ग्लास होते हैं बहुत ही पुराने हाउसेस के, है ना, वो उनका जो अपीयरेंस होता है इट शो मिल्की अपीयरेंस, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, व्हाई ग्लास ऑफ ओल्ड houses show milky appearance, शो मिल्की अपीयरेंस। वो मिल्की क्यों हो जाते हैं, ठीक है ना, शो मिल्की अपीयरेंस, ठीक है। तो वाई दे शो मिल्की अपीयरेंस, क्योंकि आपको पता है कि ग्लास जो है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। ग्लास शो शॉर्ट रेंज ऑर्डर मतलब एक डेफिनेट पैटर्न थोड़ी सी जगह तक तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, लेकिन लॉन्ग रेंज में क्या होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। लॉन्ग रेंज में वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जो ग्लास होता है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, किसी छोटी सी रेंज तक एक डेफिनेट पैटर्न होता है, बाद में वो बदल जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन जब हम कोई भी ग्लास विंडो, जैसे बहुत पुराने घर हैं उसके जहाँ पे ये छोटा सा पैटर्न होगा, इसको क्रिस्टलीन तरह का बोलेंगे, इसमें थोड़ा सा क्रिस्टलीन करेक्टर होता है। लेकिन जैसे पुराने घर हैं उनके ग्लास जो है डे टाइम में तो बहुत ज्यादा हीट होंगे और नाइट में कूल हो जाएंगे। ये जो प्रोसेस है ये कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा, तो इसको बोलते हैं अनीलिंग। तो ड्यू टू अनीलिंग
ड्यू टू अनिलिंग मतलब कांस्टेंट हीटिंग ड्यूरिंग द डे एंड कांस्टेंट कूलिंग ड्यूरिंग द नाइट। इस प्रोसेस में लगातार जब ये प्रोसेस चलती रहती है तो ग्लास के अंदर ये जो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, ठीक है ना, जो पैटर्न होता है क्रिस्टलीन का पैटर्न आने लग जाता है, जिसकी वजह से वो छोटा सा क्रिस्टलीन पैटर्न आने की वजह से क्या होगा, ग्लास मिल्की अपीयरेंस शो करेगा। ठीक है, ग्लास वैसे तो ट्रांसपेरेंट होता है लेकिन थोड़ा क्रिस्टलीन पैटर्न जब ग्लास के अंदर डेवलप होने लगता है, ठीक है, रेगुलर पैटर्न आने लगता है कांस्टेंट हीटिंग और कांस्टेंट कूलिंग की वजह से, तो ग्लास जो है वो क्रिस्टलीन नेचर को अडॉप्ट करता है, इसीलिए हमें मिल्की अपीयरेंस उसका दिखाई देता है। ओके, और अभी हम जो हमारे बोर्ड में या क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह के आते हैं कि जैसे अमॉर्फस और क्रिस्टलीन सॉलिड हमने पढ़े हैं, तो हमें कोई पूछ लेते हैं कि ये सॉलिड है दिया है, ये क्रिस्टलीन होगा या अमॉर्फस होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमें कुछ सॉलिड के एग्जांपल दिए हैं और पूछा है कि आइडेंटिफाई दैट विच वन इज क्रिस्टलीन एंड विच वन इज अमॉर्फस। ठीक है, जैसे कि मान लो कुछ सॉलिड दिए हैं, पॉली यूरेथेन, ठीक है, यूरिया, ओके, टेफ्लॉन, नायलॉन दे दिया आपको, ठीक है, कॉपर सल्फेट दे दिया, आयोडीन दे दिया एंड स्टाइरीन दे दिया। इस तरह से आपको कुछ एग्जाम्पल दे दिया और आपसे पूछा है, सॉरी नॉट स्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन, और एक दे दिया आपको ब्यूना एन। ठीक है, दीज आर सम एग्जाम्पल, और इसमें से आपसे पूछा है कि आइडेंटिफाई विच वन इज अमॉर्फस एंड विच आर क्रिस्टलाइन, कौन से इसमें से क्रिस्टलाइन होंगे, कौन से अमॉर्फस होंगे, ये हमसे पूछ लिया। तो आप देखेंगे कि जितने भी हमारे ट्रू सॉलिड हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, कॉपर हो गया, कॉपर मेटल, आयोडीन हो गया, ठीक है, ये क्योंकि इसमें एक रेगुलर पैटर्न प्रेजेंट होगा तो इसको बोलते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन कौन से इसमें से क्रिस्टलाइन है, यूरिया, आयोडीन एंड दूसरा आपका कॉपर मेटल। तो जितने भी हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं या फिर आयनिक सॉलिड होते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं नेचर में। अमॉर्फस कौन से होंगे, जो पॉलीमर होंगे, मतलब जो प्लास्टिक होंगे, रबर होंगे या ग्लास होंगे। अगर तीनों इस तरह के कुछ होते हैं या इस तरह के कोई कंपाउंड के एग्जाम्पल हमें दे देते हैं तो वो हमारे अमॉर्फस सॉलिड हैं। फॉर एग्जाम्पल बाकी सारे जो हैं अमॉर्फस हैं, जैसे कि पॉलीयूरेथेन, ठीक है, टेफ्लॉन क्योंकि पॉलीमर है ये भी, नायलॉन भी पॉलीमर है, ओके, इसके अलावा पॉलीस्टाइरीन भी पॉलीमर की ही कैटेगरी है, और ब्यूना एन रबर है आपका, ब्यूना एन। तो ये सारे आपके क्या हैं, अमॉर्फस हैं। तो इसमें से आपको क्रिस्टलीन और अमॉर्फस सॉलिड के बारे में पूछा जाएगा कि आइडेंटिफाई कि कौन सा अमॉर्फस है, कौन सा क्रिस्टलाइन है। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेसन, ठीक है। एनी क्वेश्चन यू कैन पोस्ट इन कमेंट बॉक्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल so that whenever I post new video you will get my video. Thank you.